स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज का हमारा प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन के पठार के विषय में चर्चा करेंगे। भूगोल के टॉपिक लगातार चल रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप शुरू से पढ़ सकते हैं। 30 से 35 मिनट या 25 मिनट की हमारी क्लास होती है। कोशिश रहती है मेरी छोटी क्लास रखने की और उस टॉपिक को कवर करने की। खासतौर पर पुलिस को या दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख करके या किसी भी एग्जाम को, वनडे एग्जाम को ध्यान में रख करके ये टॉपिक मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। जहां तक के कोशिश करता हूं कि नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे, सभी के अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक दक्कन के पठार का है। इसी पठार को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय का पठार भी बोलते हैं ना। एक दक्कन का पठार भी कह सकते हैं इसे, और दूसरा नाम इसका क्या बोल सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए ये वाली लाइन भी पूछी जा सकती है ना, प्रायद्वीपीय पठार। ये टॉपिक इस वजह से लिया है एक सिंगल आज की वीडियो में, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं चर्चा अभी करूंगा मानचित्र के माध्यम से। जितनी मेरी हर संभव कोशिश हो रही है वो शुरू की क्लासों को मैं मानचित्र के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि भूगोल में मैंने बताया है कि भैया भूगोल पढ़ने के लिए, भारतीय ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन कर लो आप, और नहीं है तो एक एक ला करके लगा लो घर पे। तो मानचित्र से ही तकरीबन 60% हिस्सा, 65% हिस्सा क्लियर हो जाता है। बाकी का थ्योरी से क्लियर होता है ना। भूगोल मतलब भौगोलिक स्थिति हमें समझनी है भारत की, इसी का नाम भूगोल होता है, ठीक है। तो देखते हैं दक्कन के पठार को। तो देखिए, दक्कन का पठार का जो विस्तार है सबसे ज्यादा, वो विस्तार है दक्षिण भारत में। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है दक्कन का पठार। नाम क्यों पड़ा इसका दक्कन का पठार? क्योंकि यह दक्षिण में स्थित है, या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार आप जानते ही हैं। फिर मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, जो आपको रट जानी चाहिए। भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है जी। और भारत के पश्चिमी हिस्से में है आपका अरब सागर। अरब सागर स्थित है, ठीक है। तो इन तीनों सागरों से घिरा हुआ है ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा। उत्तर वाला हिस्सा नहीं घिरा है, दक्षिण वाला ही है ना। इसी वजह से बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी भौगोलिक स्थिति है जो एग्जाम में पूछी जाती है आमतौर पर, या खास तौर पर भी समझ लीजिए आप, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है दक्कन के पठार को। तो सबसे पहले देखो, दक्कन के पठार को एक नदी है जो दो हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तर वाले हिस्से को अलग और दक्षिण वाले हिस्से को अलग। तो मैं यहाँ आपके लिए बीच में मैं बना देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण भारत का पूरा, ये दक्षिण भारत का जो पूरा वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है? पूरा का पूरा यहाँ तक ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या है जी? दक्कन के पठार का हिस्सा है पूरा का पूरा, जो दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र की बात करें, इन सारे राज्यों को मिला करके इस पठार का हिस्सा है। यहाँ पर चाहो तो आप लिख भी सकते हैं ना, मैं इस तरफ लिख भी देता हूँ। जो हम बात कर रहे हैं वो काय की बात कर रहे हैं? दक्कन के पठार की। बीच में ही मैं लिख देता हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बस इस पठार के विषय में आपको। तो यहां लिख लो आप दक्कन का पठार, ठीक है जी। आपसे पूछा जाए दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण भारत में स्थित है। और दक्षिण भारत के इन सारे राज्यों में जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं ना। ये पूरा हिस्सा दक्कन के पठार का है और काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आगे आप देखते जाइए क्लास में मेरे साथ। तो क्या है ये? दक्कन का पठार। दूसरे कलर से और लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। दक्कन का पठार। अब देखिए, ये दक्कन के पठार का हिस्सा हो गया दक्षिण भारत का हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। ये क्या बोल सकते हैं इसे? प्रायद्वीपीय पठार भी। अब यहां से मैंने आपको कल भी बताया था, एक नदी बह रही है इस तरीके से, और नदी बहते हुए ऐसे आकर के यहाँ गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। और नदी अरब सागर में गिर जाती है, और नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है, मध्य में बह रही है, भारत के बीच में बिल्कुल, है ना। और कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। कौन से पठार से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, अमरकंटक का पठार। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है भाई साहब, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला पिछली क्लास को देखिएगा, वहां पर मैंने पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से, है ना।
यही विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भी है, इसी के नीचे, नर्मदा के नीचे। ठीक है, तो देखो ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नर्मदा नदी दक्कन के पठार को उत्तर से अलग करती है। कौन सी दिशा से अलग करती है? उत्तर से अलग करती है, नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भैया दक्कन के पठार को उत्तर भारत से कौन सी नदी अलग करती है, कौन सी नदी विभाजित करती है? तो कौन सी नदी विभाजित कर रही है? नर्मदा नदी, बिल्कुल बीच में बह रही है। दक्षिण वाला हिस्सा इधर और उत्तर वाला हिस्सा आपके सामने ऊपर है। तो ऊपर का जो हिस्सा है एक पठारी का, वो पठारी क्षेत्र कौन सा है जैसे अलग करती है? मालवा का पठार। ठीक है, इस मालवा के पठार को एक और नाम पढ़ सकते हैं यहां पे से, मध्य उच्च भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि। ये भी लिख लेना, ब्रैकेट में बंद कर लेना आप। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया हमारा? ये मालवा के पठार, ये मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूं। मालवा का पठार ये मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा हो गया। कौन सी नदी के उत्तर में? ये नर्मदा के उत्तर में। अब इस पठार में 3-4 नदियां बहती हैं। नदियों की बात करें, वैसे नदियां मैंने पढ़ा दी हैं, पूर्वी भारत की नदियां और पश्चिमी भारत की नदियां क्लास में पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना वहां से। लेकिन फिर भी आपने चंबल नदी सुनी होगी, सिंध सुनी होगी, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन कौन से पठार में बहती है? मालवा के पठार में प्रवाहित होती है, मालवा के पठार में बह रही होती है। ठीक है, उन नदियों को और अलग से भी पढ़ेंगे वैसे एक एक करके जब नदियों का चैप्टर आएगा, लेकिन अभी पठारी भाग की बात कर रहे हैं। अब इसी पठार के पश्चिमी दिशा में हम यहाँ पर आएंगे, मालवा पठार के पश्चिम में आएंगे। ये सब दक्कन का हिस्सा है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। मालवा पठार के यहाँ पे मैं आया पश्चिम दिशा में, यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ पे अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ पे? जी मालवा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पश्चिम में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। पश्चिम का मतलब है कौन से राज्य हमारे यहाँ? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ से लिखना चाहो तो गुजरात और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला। वैसे दिल्ली और हरियाणा तक भी फैली हुई है, लेकिन ये 2 राज्य प्रमुख हैं मालवा के पश्चिम में। अब मालवा के हम पूर्वी साइड में जाएंगे, पूर्वी दिशा में जाएंगे मालवा के में, तो मालवा के पूर्वी हिस्से में यहां पर जो एक पठार है, जो एक पठारी हिस्सा इस जगह, वो कौन सा है? बुंदेलखंड या बघेलखंड। बुंदेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंड पठारी लिख लीजिए, या बघेलखंड का पठार बोलते हैं इसे। मालवा के पूर्वी दिशा में है ये वाला पठार। ठीक है, बस आप मानचित्र बना के टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आपके पास बने, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बस स्थिति। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कहाँ पे आएगा? मालवा के इस साइड में आ जाएगा। इसे बघेलखंड भी बोलते हैं, 2 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 2 नामों से, बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब इसी दक्कन के पठार का यहां पर, इसे छोटा सा और बना लेता हूं मैं। इसी दक्कन के पठार का यहां पर एक पठार है, एक पठार मैं आपको बता देता हूं। यहां पे एक छोटे नागपुर का पठार, आपने पढ़ा होगा पेपरों में, किताबों में खूब, छोटे नागपुर का पठार। ठीक है, छोटे नागपुर का पठार इस जगह कंडीशन है 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो छोटे नागपुर के पठार से ये वाला हिस्सा दक्कन का पठार का अलग होता है, और इस तरफ छोटे नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी दिशा में मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार है। यहाँ पे कौन सा है? अगर मैं आपको बात करूं, इस तरीके से बताना चाहूं, तो यहाँ पे कार्बी एंगलोंग का पठार, एक तो ये वाला पठार हो गया कार्बी एंगलोंग का, कौन से राज्य में? आसाम में स्थित है। ये वाला पठार कौन से राज्य में? आसाम में। और एक यहीं पड़ता है राज्य, मैं आपको बता दूं, मेघालय राज्य है ना, आसाम के नीचे ही पड़ता है। यहां पर इसी स्थिति में पड़ता है, इसी स्थिति में कौन सा पठार है? यहाँ मेघालय का पठार।
ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दक्कन के पठार का ही ये हिस्सा हुआ करते थे आज से काफी लाखों वर्ष पहले। तो बीच में छोटे नागपुर के भ्रंश के कारण, जमीन के धंसने के कारण छोटे नागपुर का पठार यहाँ बीच में निर्माण होता है, और ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा कहलाता है इसका, जो कि कार्बी एंगलोंग के नाम से बहुत फेमस है आसाम में, और एक मेघालय के नाम से फेमस है मेघालय राज्य में। ठीक है। और ये हो गया नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार, और पश्चिम में अरावली की श्रेणी, और नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार हो गया। ठीक है जी। तो ये समझने की कोशिश करें आप। अब आगे बात करते हैं, कुछ एक लाइन में लिख के बता देता हूं कि दक्कन के पठार का भैया निर्माण कैसे हुआ, ये प्रश्न आ जाता है। तो ये पॉइंट लिखने वाला है, आप इसे लिख लेंगे। तो देखो मैं इस तरफ लिख के बताता हूं, पॉइंट नोट कर लेना। दक्कन के पठार का निर्माण, दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी फटने से, उद्गार मतलब फटना, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से हुआ है। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी फटने की वजह से कौन से पठार का निर्माण हुआ है? दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के फटने की वजह से हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब चट्टान भी आ जाती है कभी कभार। देखो दक्कन के पठार में, दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, कौन सी चट्टान मिलेंगी तुमने? दक्कन के पठार में आग्नेय चट्टानें स्थित हैं, इन्हीं से बेसाल्ट चट्टानों का जन्म हुआ। कौन सी चट्टानों का जन्म होता है? बेसाल्ट चट्टानों का। और बेसाल्ट चट्टानों में से ही क्या बनती है? काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये पॉइंट लिख लेना आप, और अभी शॉर्ट फॉर्म में भी समझा देंगे आपको कैसे याद करना है परीक्षा के लिए। काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है। चट्टान कभी आ जाए तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय का मतलब अग्नि, आग्नेय का मतलब क्या भाई साहब? अग्नि। समझ रहे हैं आप? भाई ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी के अंदर से क्या पानी थोड़ी निकलता है? ज्वालामुखी फटता है, उद्गार मतलब फटना होता है, ये लिख लेना, फटना। तो ज्वालामुखी फटा तो क्या निकला? ज्वालामुखी के अंदर अग्नि, और उन्हीं अग्नि की चट्टानों को क्या नाम दिया गया? आग्नेय चट्टान, जो अग्नि से बनी हुई चट्टान है। और ये चट्टानें तब जब ठंडी हो जाती हैं उसके बाद पृथ्वी पे, तो कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? इनमें से बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टानों में से, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन में से जब ये टूटती हैं एक समय के बाद, अपर्दन होती है, इरोजन होता है इनमें से, तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये है छोटे नागपुर के पठार का पॉइंट आपके लिए उत्तर, इनको नोट कर लेना अच्छे से आप। अभी और भी बता देंगे। देखो एक तरफ फिर सुन लीजिए आप, देखो ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलती है उसमें से? आग। आग से ही कौन सा नाम आया है यहाँ पे? आग्नेय की चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय की चट्टानें बनी। ठीक है, अग्नि या अग्नि लिख सकते हो। ठीक है। वैसे राख है, लावा वगैरह भी निकलता है। इन्हीं आग्नेय की चट्टानों को जब ठंडा स्वरूप हो जाता है इनका, तो जमीन पर कौन सी चट्टानें बनती हैं? बेसाल्ट चट्टानों का जन्म होता है। पृथ्वी पर ऊपर दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक बहुत सारे ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे ही फट जाते हैं, तो उनमें से ग्रेनाइट चट्टानों का जन्म होता है। और जो ज्वालामुखी जमीन को फाड़ के ऊपर आते हैं, जैसे आमतौर पे हम पढ़ते हैं अखबारों में, समाचार पत्रों में, या एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, या ज्योग्राफी में भी देखते रहते हैं कि उस देश में ज्वालामुखी फट गया। जैसे जापान में सबसे ज्यादा फटते हैं, फिलीपींस में फटते हैं, इंडोनेशिया में, है ना, प्रशांत महासागर वाले इस इलाके में फटते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं तो वहाँ आग निकलती है, राख निकलती है, और लावा। लावा मतलब वही आग का रूप, जैसे लावा बोलते हैं, और मैग्मा भी बोलते हैं उसी फॉर्म को। ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टान बनी, और बेसाल्ट चट्टानों में से क्या होता है? अपर्दन होता है। जब ये टूटती फूटती हैं, अपर्दन, या क्या लीजिए इसको, अपक्षय, या इंग्लिश में बोलते हैं एरोजन, कोई भी नाम पढ़ लीजिए। जब टूटती फूटती हैं तो इनमें से, बेसाल्ट चट्टानों में से एक मिट्टी का जन्म होता है, और मिट्टी का नाम होता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जन्म लेती है? काली मिट्टी। तो जहां जहां ज्वालामुखी फटता है वहां वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। सिंपल, ये बहुत पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस आपको याद करने के लिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी।
इसी जगह आग्नेय चट्टानों की जगह वो कौन से शब्द को इस्तेमाल कर सकता है? वो इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए मैं आपको बताऊं, लावा, ये वाला शब्द इस्तेमाल कर सकता है। और क्या इस्तेमाल कर सकता है? मैग्मा। ठीक है, सबसे पहले लावा निकलता है ज्वालामुखी में से, वही आग का रूप है। और लावा जब ठंडा हो जाता है वो मैग्मा होता है, और मैग्मा में से कौन सी चट्टान जन्म लेती है? बेसाल्ट की चट्टान है ना। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ऊपर इसके क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मुंह जो होता है, जहां से राख, आग और लावा निकलता है, उस मुख को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के वो, उस मुख को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रेटर, है ना। जहां से आग, लावा या राख निकलती है उसे क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर, जो कि ज्वालामुखी फटता है तो भैया बहुत लंबे चौड़े शेप में आकृति उसका मुंह की हो जाती है, उस जमीन के हिस्से की हो जाती है। तो आमतौर पर कभी वर्षा के दिनों में जब पानी बढ़ जाता है उसमें, या और भी प्राकृतिक स्थितियों के कारण पानी उसमें बढ़ जाता है, तो उसी को क्रेटर झील बोल देते हैं। ऐसा एक उदाहरण महाराष्ट्र में है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के लोनार में, बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो उसे ज्वालामुखी निर्मित झील बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुराने समय में कभी ज्वालामुखी फटा था, तो उसी ज्वालामुखी के आवरण में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा या वर्षा का पानी भर गया है, तो उसने एक झील का आकार ले लिया है। तो आपसे पूछा जाए, भारत की एकमात्र क्रेटर झील, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कौन सी जगह? लोनार में। तो ज्वालामुखी जहां से फटता है, जिसके मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, और उसी से झील का नाम आ गया। ठीक, तो दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वॉल्केनो बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या बोल सकते हैं इसको? वॉल्केनो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो कंडीशंस हो गई आपके समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कुछ और एक पॉइंट, देखो मैं आपको बता देता हूं इसी में। इसको हटाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, और समझते हैं। इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है जो कि पश्चिमी घाट है, और एक हिस्सा है पूर्वी घाट। इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है इसका, ये ऐसे करके आया है यहां तक, ठीक है, ऐसे यहां तक। और एक हिस्सा है पूर्वी घाट इस दक्कन के पठार का। ये दोनों आपस में यहां मिल जाते हैं आकर के। ठीक है, ये दोनों घाट हैं। क्या है? ये दोनों घाट। ठीक है, ये यहां तक, यहां से आता है, ये मान लीजिए। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं या दोनों घाट हैं, जो कि एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिमी और पूर्वी। अब यहाँ पे ये दोनों जो घाट मिलते हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये इनका जो मिलन बिंदु है, ये कौन सा पॉइंट है? ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और कौन से घाट हैं? ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। लिख भी लेना, पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट, इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो कौन सी जगह है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, दक्षिण भारत में। और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट दक्कन के पठार का हिस्सा है। कहने का मतलब दक्कन के पठार में थी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ एक समय के बाद अपरदन होने के कारण। ठीक है, तो जो पूर्व में उसका पूर्वी घाट है, जो पश्चिम में उसका पश्चिमी घाट है। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को आप याद रख लेना। अब आगे देखते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा या नोट कर लेना आप अच्छे से। भाई साहब क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी भूगोल में, ज्योग्राफी में। ठीक है, क्लासों को कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज यही नोट कर लेना, यही पढ़ लेना। वनडे एग्जाम, खासतौर पर पुलिस या दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है। बहुत अच्छे से आप ज्योग्राफी का किसी भी पेपर को सॉर्ट आउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो देखिए इसकी जो हाइट है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की जो हाइट है वो ज्यादा ऊंची है, तो यहां लिख लेना, एक एक पॉइंट लिखते जाना आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, वो तकरीबन कितने तक है? 1600 मीटर हाइट तक है। ठीक है नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब पश्चिमी घाट में क्या होता है? पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। इस जो वर्षा यहाँ पानी पड़ता है दक्षिण पूर्व मानसून से, इसे पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। इस पश्चिमी घाट वाली वर्षा को कौन सी वर्षा बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। ये लिख लेना आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। पश्चिमी घाट की, लेकिन पूर्वी घाट इसकी अपेक्षा में कम हाइट है इसकी 900 1200 मीटर के आसपास हाइट है। कौन सी घाट की, पूर्वी घाट की। अब अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 दर्रे स्थित है। यहाँ पे कितने दर्रे स्थित हैं, 3 दर्रे। इस तरफ थोड़ा सा मैं इसे हटा करके आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे है एक, कौन सा दर्रा है यहाँ पे, थाल घाट। इस तरफ ही लिख देता हूं नीचे में आपके लिए, इस तरफ लिख देता हूं जैसे समझ में आएगा। थाल घाट दर्रा इसी पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे नीचे आएंगे तो एक और दर्रा है यहाँ पे, भोर घाट दर्रा। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में। इससे और नीचे आएंगे तो यहाँ केरल वाली स्थिति में, जहां से केरल शुरू होता है, तो यहाँ पे एक दर्रा है पाल घाट। कौन सा दर्रा स्थित है, पाल घाट दर्रा। ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं, ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र में, राज्य लिखना चाहें तो लिख लेना। ये दोनों कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। और ये वाला कहाँ पे स्थित है, आपका केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये दर्रे हैं। कहने का मतलब, आपको एक जगह से दूसरे राज्य में जाना है या दूसरे शहर में जाना है तो इन्हीं के माध्यम से जा सकते हैं भाई साहब। बाकी की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है बहुत लंबी चौड़ी। दर्रों का मतलब होता है रास्ते, प्राकृतिक रास्ते होते हैं ये। सरकार भी जब रोड बनाती है, सड़क बनाती है, इन्हीं पहाड़ों को काट के बनाती है। ठीक है, तो सरकार ने जो हाईवे बना रखे हैं ना, महाराष्ट्र के मुंबई से नासिक को जोड़ने के लिए या नासिक से मुंबई को जोड़ने के लिए, तो वो ये वाले दर्रे में से होकर के जाते हैं, थाल घाट में से होकर के। ठीक है, तो बीच में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को काटा है, इसी दर्रे को काटा है तो रोड बनाया है सरकार ने। तो इन्हें पढ़ लेना। आप ये कई बार पूछे जाते हैं, थाल घाट कौन से राज्य में, भोर घाट कौन से राज्य में, और पाल घाट। इसके अलावा एक और दर्रा है यहाँ, सैनकोट्टा दर्रा, ये भी केरल में ही है। कौन सा दर्रा है, सैनकोट्टा। ये भी कहाँ पे है, केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 दर्रे स्थित हैं। कितने दर्रे स्थित हैं, 4 दर्रे। कौन से घाट में, इसमें पश्चिमी घाट में स्थित है। पर्वतीय वर्षा होती है, ये बता दिया। 1600 मीटर की इसकी हाइट है, ये भी बता दिया। ठीक है, और इस बात को याद रखना। 16 के वन बहुत फेमस है यहाँ पे पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में। कौन से वन पाए जाते हैं, महाराष्ट्र वाले हिस्से में एक 16 के वन पाए जाते हैं। मैं यहाँ ही बता देता हूँ आपको, 16 के वन नोट कर लेना, इनको लिख लेना। 16 के वन कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। और कौन से घाट में, ये पश्चिमी घाट में। घाट पश्चिमी घाट ही लिखते रहना, जितनी भी मैं कंडीशन से आपको बता रहा हूँ, है ना, पश्चिमी घाट लिखते रहना। और सबसे पहले जो भारत में वर्षा होती है वो कौन से घाट में होती है, वो इसी घाट में होती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे पहले जून में जो मानसून आता है, जो वर्षा होती है वो केरल में होती है। केरल के इसी वाले हिस्से में होती है, पश्चिमी घाट वाले हिस्से में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोनों घाट आपस में मिल जाते हैं आकर के। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अनाईमुडी। एक अनाईमुडी है पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी है जो केरल में स्थित है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कौन सी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी केरल में स्थित है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, लिख लेना। हाइट 2695 मीटर। अब ये वाला हिस्सा तमिलनाडु में आ जाता है, तो यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे कौन सी है, दोदा बेटा। दोदा बेटा पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी। ठीक है, ये कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में, ये लिख लेना। दोदा बेटा तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसकी हाइट भी मैं बता देता हूँ, 2633 मीटर इसकी हाइट है। 2633 मीटर इसकी हाइट है तमिलनाडु में। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, नोट कर लेना, मैं बोलता रह जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब होता क्या है, देखो कि इस पठार का जो ढाल है ना, वो ढाल कैसा है, इस तरफ है ढाल। इस पठार का जो ढाल है, दक्कन के पठार का, वो इस तरीके से है, पूर्व की तरफ ढाल है। तो जितनी नदियां यहाँ से निकल रही हैं वो सब कैसे बह रही हैं, इस हिस्से में बह रही हैं भैया। ढाल की तरफ ही पानी जाएगा ना। पानी किस तरफ जाता है, ढाल की तरफ। जहाँ पे ढाल मिलेगा पानी को उस तरफ ही बहेगा, ये नेचर होता है पानी का। तो इस पठार का, दक्कन के पठार का ढाल है वो इस साइड में है, भारत के पूर्वी दिशा में। तो इसी हिसाब से बहती है जी। तो दक्कन के पठार की जो जीव वाली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी वाली, जो मैंने आपको बताई अभी, पूर्वी घाट वाली। जब नदियां बह रही हैं तो नदियों ने इसे क्या कर दिया, जगह जगह काट दिया है।
मान लो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसे यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। जब नदियाँ इस तरफ बहेंगी तो नदी काटेंगी नहीं काटेंगी, और नदी काट करके यहाँ पे बह रही है। मान लो यहाँ पे कोई नदी बह रही है, यहाँ पे कोई और नदी, यहाँ पे नदी, जैसे मैंने बताई थी आपको, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, सब किस तरफ बह रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसी पर्वत श्रृंखला को काटते हुए बहती हैं। इस वजह से ये टुकड़ों में विभाजित है पर्वत श्रृंखला। किस में विभाजित है? टुकड़ों में। ठीक है, नहीं तो कायदा से इसकी लंबाई ज्यादा है, अगर टुकड़ों में नहीं कटी होती तो ये इसकी कम है। तो हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, और दूसरे नंबर पर यह है, तीसरे स्थान पर यह आती है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखला कैसे कटी फटी है ना, ऐसे पढ़ते हैं इसे, कटी फटी। वो क्या की वजह से? नदियों के पानी की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। इधर से तरफ मैं हटा देता हूं, आपको कुछ कंडीशंस और बता देता हूं इसका, इस तरफ हटा देता हूं। जो समझ गए होंगे आप ज्वालामुखी वाली कंडीशन को पूरी को। प्रायद्वीपीय पठार ये टॉपिक लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है। अब देखो पूर्वी घाट की मैंने बताई, इसकी जो ऊंचाई है वो हाइट बहुत कम है। ऊंचाई लिख लेंगे तकरीबन 600 मीटर तक ऊंचाई है इसकी, अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट 1600 मीटर तक हाइट चली जाती है और इसकी 600 मीटर तक है ना। अब इसकी एक चोटी है उड़ीसा राज्य में, कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की बहुत फेमस चोटी है। इसकी 1500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। महेंद्रगिरी कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना, उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसे अच्छे से लिख लेना, ऊंचाई भी लिख लेना अच्छे से। अब यहाँ वर्षा जो होती है ना इस वाले घाट पे, वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पे जो वर्षा हो रखी होती है वो कौन सी मानसून से? वैसे तो ये टॉपिक नहीं है लेकिन लिख सकते हैं आप, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है ये वाला घाट, लौटते हुए मानसून से कह सकते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। लेकिन इस घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम चोटी। इस घाट की आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा यहीं कहीं होगा मान लीजिए, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम, ये सबसे ऊंची चोटी है, और इसी को बोलते हैं जिंदा गधा। वहां के निवासी इसे जिंदा गधा बोलते हैं, जिंदा गधा चोटी। विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है, शहर के नाम से ही है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो दूसरे स्थान पर है और जो पहले स्थान पर है। इस घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां। ठीक है जी, पूर्वी घाट की क्या है? सबसे ऊंची चोटियां। और पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते कहाँ पे? ये मैंने बता दिया, नीलगिरी की पहाड़ी, इसे तो रट लेना। दोनों घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोनों घाट मिलते हैं। ठीक है, अब इस घाट में बहुत सारी पहाड़ियां शुरू होती हैं, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं नीचे दक्षिण भारत में आकर के, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में आकर के। तो आंध्र प्रदेश में बात करें पहाड़ियों की, तो देखिए आंध्र प्रदेश से नीचे क्या है? एक नल्ला मलाई की पहाड़ी बहुत फेमस है, एक नल्ला मलाई की पहाड़ियां, ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट में स्थित है ना। आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, घाट भी पूछा जा सकता है। बहुत प्रसिद्ध जंगल नल्ला मलाई का जंगल है या पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट में। इन पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे काफी वर्षों तक लगातार YSR रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इतने घने जंगल है, और काफी दिनों में उनका शव ढूंढा गया था यहाँ से रिसर्च के दौरान, जब सेना को लगाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ तमिलनाडु में आ जाएंगे तो तमिलनाडु में बहुत फेमस पहाड़ियां हैं इसी घाट में, सेवराय की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में? आ जाएंगे तो हम सेवराय की पहाड़ियां। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है, लिख लेना ब्रैकेट में। कौन सा राज्य आ जाएगा? तमिलनाडु। बात समझ रहे हैं आप? तो जो प्रमुख चीजें हैं वो मैंने आपको जिसमें दक्षिण भारत के दक्कन के पठार में पढ़ाने की कोशिश करी है। जो पूरा का पूरा 16 के बने, जो दक्कन का पठार पूरा, जो दक्षिण भारत के सारे लगभग राज्यों में फैला हुआ है, और जितनी भी ये कंडीशन है ये सब दक्कन के पठार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ऊपर मैंने बता दिया मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड या बघेलखंड का है। यहाँ पे छोटे नागपुर का पठार हो गया, इसके ऊपर कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार, ये आसाम में स्थित है। ठीक है, मालवा के पठार की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है ना। और मैंने बताया था इसी मालवा के पठार में प्रमुख जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। ठीक है, और मालवा के पठार की यदि हम बात करें तो कृषि कौन सी होती है मालवा के पठार पर? खेती कौन सी होती है? तो इसी मालवा के पठार पर कपास की खेती ज्यादातर की जाती है।
चौका कौन सी मिट्टी मिलती है? यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है वहाँ काली मिट्टी का मिलना तो स्वाभाविक बात है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अरावली पर्वत इसके इस हिस्से में है। पर्वत श्रृंखला, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी में एक साबरमती नदी है, एक लूनी नदी है, ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, जो मैं टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी शक समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे बिल्कुल आकर के। ठीक है, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। भूगोल की क्लास बिल्कुल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की 35,000 भर्तियों को, या दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है बम्पर वैकेंसी, उसको ध्यान में रख करके ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से पढ़ते जाइए। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मानचित्र के माध्यम से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी शक समस्या हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जो भी शिकायत या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आप हमें। और प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा जीरो से टॉपिक पढ़ लें, ये जीरो से शुरू किया मैंने, और करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, आप उनके भी नोट्स बनाते चलें। ये उम्मीद है, ये मेरा दावा भी है पर्सनल मेरे अनुभव पर, कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर से नहीं छूटेगा, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की, यूपी की, या करंट अफेयर्स की। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।